बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। बरतानिया ने एक बार फिर नवाज शरीफ को पाकिस्तान के हवाले या मुल्क बदर करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में दरख्वास्त की थी कि नवाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब है और वो कुछ अर्सा पहले इलाज के लिए लंदन गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आए। उनका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है और बरतानिया उन्हें पाकिस्तान के हवाले कर दे, जिस पर बरतानवी हुकाम ने पाकिस्तान को साफ जवाब दे दिया है और ये कहा है कि पाकिस्तान पहले बरतानिया के साथ तहवील मुजरमान का मुआहदा करे या बरतानिया को तहवील मुजरमान यानी एक्सट्राडिशन के तहत दरख्वास्त दे, तो उसके बाद ही बात हो सकती है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तहवील मुजरमान का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान से बहुत से लोग जो कि पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं वो बरतानिया में चले जाते हैं और बरतानिया से फिर उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाता है। तो नवाज शरीफ को बरतानिया से पाकिस्तान ने मांगा या पाकिस्तान ने दरख्वास्त की, इसका इतराफ शेर रशीद ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ के मामले में उन्हें बरतानिया से कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला और बरतानिया ने इन्हें जो तरीकाकार इख्तियार करने को कहा है वो आसान नहीं है, उसमें बड़ा अरसा लग सकता है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर साहब से बड़ी तफसीली मुलाकात हुई है। हमने उनको कहा कि आप डिपोर्ट करें नवाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने कहा कि आप एक्स्ट्राडिशन में जाएं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उसमें बात करेंगे। उन्होंने कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया। तो बरतानिया ने एक बार फिर पाकिस्तान को कहा है कि वो नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। वज़ीर दाखिला शेर रशीद से पहले कई बार दावा कर चुके हैं कि नवाज शरीफ को वो वतन वापस लेकर आएंगे, लेकिन एक बार फिर उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा कालदम तहरीक लब्बैक के हवाले से हुकूमत ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शेर रशीद ने यह दावा किया कि तहरीक लब्बैक को कालदम करार देने का जो फैसला किया गया था वो हुकूमत ने वापस नहीं लिया, बल्कि तहरीक लब्बैक पाबंदी लगने के 30 रोज के अंदर अपना जवाब दे सकती है, जिसके बाद ये मामला मजीद कार्रवाई के लिए आगे जाएगा। तो शेर रशीद ने यह भी दावा किया है कि कालदम तहरीक लब्बैक के सरबराह साद रफीक, जिन्हें हुकूमत ने गिरफ्तार कर रखा है, उन्हें फिलहाल रिहा नहीं किया जा रहा। उनके खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमात हैं, उसका फैसला अदालत करेगी। उन्होंने ये भी एतराफ किया कि गिरफ्तार होने वाले 733 में से कुछ 600-650 अफराद को रिहा कर दिया गया है। 733 में से 669 लोगों को रिहा कर दिया गया। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी। साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है और उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ, जो उनको कालदम करार दिया है। 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को, फिर एक कमेटी बनेगी जो इसके केस का फैसला करेगा। अब हुकूमत एक तरफ ये दावा कर रही है कि हाफिज साद रिजवी को मुकदमात की वजह से रिहा नहीं किया जा रहा, जबकि जराए ये कहते हैं कि हाफिज साद रिजवी ने मुकदमात कानूनी तरीके से खत्म किए बगैर रिहाई से इनकार कर दिया है और उन्होंने अपने मुकदमात को अदालत में या अदालत के सामने खुद को क्लियर करने का फैसला किया है। तो कहने वाले कहते हैं कि हुकूमत और कालदम तहरीक लब्बैक में जो मुआहदा हुआ है वो महज एक आई वाश है। हुकूमत की बजाय एक प्राइवेट मेंबर की जानिब से करारदाद को असम्बली में पेश कराया जाना और फिर उसे बहस करने की बजाय मामला कमेटी के सुपुर्द कर देना, धरना उठा लिए जाने के बावजूद हुकूमत का ये इसरार करना कि कालदम तहरीक लब्बैक पर पाबंदी बरकरार है, उसकी मरकजी क़यादत को रिहा नहीं किया जाएगा, ये जाहिर करता है कि ये मामला फिलहाल फेस सेविंग पर खत्म हुआ है। ये मामला अभी उस तरह मुकम्मल तरीके से तय नहीं हुआ जिस तरह तय होना चाहिए था। दोनों को फेस सेविंग दी गई है, कालदम तहरीक लब्बैक को भी कि उनका धरना भी हो गया और बज़ाहिर उनका एक मुतालबा कि जी करारदाद पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, हालांकि ये मुतालबा नहीं था। मुतालबा तो ये था कि फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजा जाएगा, लेकिन हुकूमत ने करारदाद पार्लियामेंट में पेश करने का मुआहदा करके उनको फेस सेविंग दे दी और करारदाद भी खुद हुकूमत ने पेश नहीं की बल्कि एक प्राइवेट मेंबर के जरिए पेश करा दी और कालदम तहरीक लब्बैक का जो धरना था वो भी उन्हें कॉल ऑफ करने में आसानी हो गई कि उनका मुतालबा पूरा हो गया। तो हुकूमत और कालदम तहरीक लब्बैक दोनों ने फेस सेविंग कर ली है, लेकिन जिस पूरी सूरत हाल का जो बुरा असर पड़ा है वो पुलिस पर पड़ा है
और पुलिस के जराये कहती है कि पुलिस का मोराल बहुत डाउन हुआ है। वो पुलिस एहलकार जिन्होंने स्टेट की रिट बनवाने की खातिर अपनी जानें दांव पर लगा दी, और दूसरी जानब वो लोग जो नामूस रिसालत के नाम पर अपने सीनों पर गोलियां खाते रहे, ये दोनों जो सेगमेंट है दोनों मायूस हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आया। अगर मसला सिर्फ ये थे कि करारदाद को पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए और पार्लियामेंट में सिर्फ बहस हो इस पर, तो वो तो हुकूमत पहले भी ये बता चुकी थी, खुद खान साहब कौम को बता चुके थे कि हम मामला पार्लियामेंट पेश करेंगे, तो फिर ये सारा हंगामा क्यों बरपा हुआ? हुकूमत और कालादम जमात के दरमियान मुआहिदा तो हो गया, लेकिन वो बहुत से सवालात छोड़ गया है। अगर पार्लियामेंट में इस पर बहस होती तो मामला खुलकर सामने आ जाता, लेकिन लगता यूं है कि फिलहाल इसके सामने एक बंद बांध दिया गया है और ये आर्जी बंद है, इसका मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। हुकूमत ने कालादम तंजीम पर पाबंदी हटाने का फार्मूला भी खुद ही बयान कर दिया है, जिसके मुताबिक ये पाबंदी 11B के तहत लगाई गई है और 12B के तहत इसके खिलाफ अपील की जा सकती है। तो उसके बाद ये मामला हुकूमत के हाथ में होगा, यानी हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि कालादम तहरीक लब्बैक के ऊपर कालादम का लेबल लगा रहेगा या वो तहरीक लब्बैक कहलाएगी। लेकिन इस माहदे के बाद कालादम तहरीक लब्बैक इस पोजीशन में आ गई है कि वो अदालत में भी चली जाए तो पाबंदी को आसानी से खत्म करा सकती है, क्योंकि हुकूमत ने वो तमाम इल्जामात जो इस तंजीम पर पाबंदी आयद करते हुए लगाए थे, जिन इल्जामात की बुनियाद पर तहरीक लब्बैक को कालादम तहरीक लब्बैक करार दिया गया था, वो इल्जामात मुज़ाकराती अमल की वजह से धुल कर साफ हो चुके हैं। तो इसलिए इस तंजीम पर पाबंदी का कोई जवाब नहीं रहा। अब जरा ये कहते हैं कि वैसे भी हुकूमत और कालादम तंजीम के क़यादत में पाबंदी हटाने पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन इसका फौरी ऐलान इसलिए नहीं किया गया कि इससे हुकूमत की बहुत ज्यादा सुबकी होती। अब दूसरा मामला कि पार्लियामेंट में जो करारदाद पेश की गई उस पर बहस नहीं की गई, उस पर बहस कराई जाती तो बहुत सी चीजें सामने आती। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी ने इस मामले के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। ये करती है सर, ये क्या वजह है? आप जब वजीर आजम थे, मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त भी एक इसी तरह का वाकया हुआ था, एक धरना हुआ था, उसमें बहुत प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, मुझे अच्छी तरह याद है जो प्रेशर आप लोगों के ऊपर उस वक्त था, यही इसी तंजीम का धरना था कि जब धरना होता है, जब मजहब का इशू होता है, ये नहीं कोई देखता कि ठीक या गलत पोजीशन क्या है, जाके ऑपोजिशन हमेशा इशू के ऊपर हुकूमत को जलील करने के लिए दूसरी साइड पर खड़े। इमरान खान साहब ने किया, यू रिमेंबर दैट? वो उन्होंने किया, उन्होंने कोशिश की, और क्या अब भी यही हो रहा है? नहीं जी, कोई क्लियर पोजीशन नहीं ले रहा, क्लियर पोजीशन को नहीं ले रहा, बिल्कुल ऐसी बात, क्लियर पोजीशन एज लीडरशिप व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पोजीशन वो लेता है जिसको हकीकत मालूम हो, वहां गोलियां किसने चलाई, क्यों चलाई, तशद्दुद किसने करवाया, लेकर कौन आया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये जो मामलात है ना, ये एक कमीशन बना दें, एक ट्रुथ कमीशन बना दें। माजरत से मैं कहता हूं, मैं और आप सारा दिन बहस करने को मकसद नहीं है, आप भी जानते हैं हकीकत क्या और मैं भी जानता हूं, ना आप बात करेंगे ना मैं करूंगा, रहने दें उस मामले को। सर लेकिन क्या, चले मैं आपसे एक असूली सवाल पूछता हूं, क्या इस तरह जत्थे आके आपको डिक्टेट करना चाहिए स्टेट को कि उनको क्या करना चाहिए? किया है, करना चाहिए। जत्थे लाता कौन है? बिसाइड्स नहीं, बिसाइड्स नहीं है। मैं और आप सारा दिन वो बहस करेंगे जब क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। स्टेट खुद जत्थे लेकर आनी शुरू हो जाए फिर क्या होगा? यहां पर नामूस रसालत की बात है, इसको लाइटली मत लें। ये मामले पहले भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, इसको जरा पार्लियामेंट में डिस्कशन होने दें कि कैसे इसका हल निकलेगा, हम क्या चाहते हैं। ये सफीर को निकालने या निकालने की बात नहीं है, ये एक तो सवाल ये नहीं कि फ्रांसीसी सफीर को निकाल देना चाहिए या नहीं, या उसको निकालने से हमारा कोई फायदा या नुकसान होने वाला है। सवाल तो ये है कि ये जो सूरत हाल पैदा हुई, जिसके बारे में कहा जाता है कि जी जत्थे बनते हैं और फिर जत्थे निकलते हैं और वो हुकूमत को ब्लैकमेल करते हैं, हुकूमत को बैकफुट पे जाने में मजबूर करते हैं। सवाल तो ये है कि जत्थे बनाता कौन है और उन्हें लाता कौन है, और सिविल हुकूमतों को उनके आगे सरेंडर क्यों करना पड़ता है। अब मुस्लिम लीग नून ने कल के इजलास में कोशिश की कि पार्लियामान में इस पर बहस हो और नई करारदाद लाई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, लेकिन हुकूमत इस पर पार्लियामेंट में खुलेआम बहस नहीं करना चाहती, क्योंकि इससे वो मामला भी पार्लियामेंट में डिस्कस हो सकते हैं जिन्हें सिविल हुकूमतें ना माजी में संभाल सकी है ना मौजूदा हुकूमत संभाल सकेगी। तो ये बात अपोजिशन की उन जमातों को भी मालूम है जो इसको फेस करते रहे। अब मुस्लिम लीग नून ने पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत ही
मुझे यूं लगता है कि इसलिए की थी कि इस मामले पर बहस हो जाए। अगर बहस हो जाती तो बहुत सी पोल पट्टियां खुल जाती। पीपल पार्टी तो इस मसले को समझी नहीं और वो इस मसले से आसानी से बाहर निकल गई। पीपल पार्टी को यह डर था कि कहीं हुकूमत हमें इस्तेमाल न कर ले और हुकूमत ये करारदाद पेश करके हमसे उस पर साइन न करा ले, तो कल को लोग कहेंगे पीपल पार्टी ने इस करारदाद की हमायत में वोट दिया था। लेकिन पीडीएम ने इस मसले पर जरा समझदारी से काम लिया और हुकूमत को उस मुकाम पर लाने की कोशिश की जहां ये मामला खुलकर सामने आ सकता था। अब नून लीग का मौकफ इस हवाले से काफी हद तक दुरुस्त है कि ये मसला हसास है, तो फिर इस पर खुली बहस कराई जानी चाहिए। लेकिन चूंकि हुकूमत को यह मामला सूट नहीं करता, हुकूमत को यह बहस सूट नहीं करती और उसने इसलिए पार्लियामेंट के अंदर बहस की कोशिश नाकाम बना दी। अगर ये कोशिश कामयाब हो जाती तो मेरा गुमान ये कि बहुत से राज खुलकर कौम के सामने आ जाते और आइंदा के लिए इस तरह के इकदाम का रास्ता भी रुक जाता। अगर हुकूमत खुलेआम बहस कराती तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा खुद हुकूमत का होता। हुकूमत आइंदा के लिए इस तरह की चीजों से महफूज हो जाती, दोबारा इन्हें हालात का सामना, इस तरह के हालात का सामना ना करना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका तो हमेशा रहता है और उसी से चोर पकड़ा जाता है। और नैब ने चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए हुकूमत के 2 अहम वज़रा को तलब कर लिया है। नैब की कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पंजाब के वजीर सनअत व तिजारत मियां असलम इकबाल को 4 मई को तलब कर लिया है। नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है। जरा ये कहते हैं कि मियां असलम को 2018 से लेकर 2019 तक चीनी पर दी गई सब्सिडी का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत की गई है। इसके अलावा उनसे चीनी की बरामद का इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। दूसरी जानब नैब ने साबिक वजीर सूबाई वजीर खुराक सबीउल्लाह चौधरी को भी नैब रावलपिंडी ऑफिस में तलब कर लिया है। 2018-19 में चीनी ये कहकर बरामद की गई थी कि मुल्क में इस वक्त चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद है, तो पंजाब हुकूमत ने चीनी की बरामद पर शुगर मिल मालिकान को अरबों रुपए की सब्सिडी दे दी थी। लेकिन उसके बाद मुल्क में चीनी का बहरान पैदा हुआ और न सिर्फ पाकिस्तान को चीनी दरामद करना पड़ गई, बल्कि 58 रुपए की मिलने वाली चीनी की कीमत आज 120 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है और अब भी उसके नर्ख जो है कई जगहों पे इससे भी ज्यादा है। और चीनी बाज मुकामात पर, बाज शहरों में तो दस्तयाब ही नहीं है और जहां मिल रही है वहां लोगों ने कितारें बांधी हुई है। तो चीनी का बहरान जिस मुकाम से शुरू हुआ उसकी अब नैब ने तहकीकात शुरू कर दी है। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम पहलू है वो है जहांगीर तरीन साहब, जिनके खिलाफ शुगर का बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है। तो ये सारा जो नैब ने भी बुला के तहकीकात करने का फैसला किया है, ये जहांगीर तरीन साहब के उस दावे के बाद किया गया जिसमें जहांगीर तरीन और उनके जो हम ख्याल इत्तेहादी हैं, जो 30-40 लोग जिनमें MNA MP शामिल है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जहांगीर तरीन के साथ खड़े हैं। और हुकूमत चूंकि FIA को ये इख्तियार दिया गया था कि वो जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे, तो FIA ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए थे जिस पर जहांगीर तरीन और उनके करीबी साथियों ने ये इल्जाम आयद किया था, बल्कि मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सारा मामला जो है वो जहांगीर तरीन को बदनाम करने के लिए या उन्हें इमरान खान से अलग करने के लिए जो है वो हटाया था। तो जहांगीर तरीन की जो है इमरान खान से मुलाकात जो है मेरे जराए कहते हैं कि वो तय हो गई है। अगले 1-2 रोज में खान साहब ने जहांगीर तरीन से मुलाकात करनी है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने या फिर नैब ने जो उनके 2 वज़रा को बुलाया है और उनसे जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी उन मालूमात की रोशनी में मेरा गुमान ये है कि वो मालूमात खान साहब को दी जाएंगी और फिर खान साहब उसकी रोशनी में जहांगीर तरीन से जो है मुज़ाकरात करेंगे या उनसे बात करेंगे। क्योंकि खान साहब को ये बताया गया कि जहांगीर तरीन ने चीनी में बहुत माल बनाया है और उस माल की किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी, तो खान साहब इस बात पर उनसे खासे नाराज हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन के पास चूंकि इस वक्त पोलिटिकल फोर्स है, वो और 30-40 अरकान असम्बली उनके साथ खड़े हैं और खदशा से ये जाहिर किया जाता है कि वो कल को कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे या PTI के अंदर एक बागी ग्रुप उनकी ज़ेर निगरानी या उनकी सरबराही में बन सकता है। तो इसी वजह से इस मामले को जो है
अब ऑन द टेबल तय करने का फैसला किया गया है। लेकिन ऑन द टेबल खान साहब अपने हाथ में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन रख के जहांगीर से मुलाकात करेंगे, तो मुझे ये मामला उसी की पेशबंदी लगता है। लेकिन एहतसाब अदालत ने साबिक चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम फरजाना राजा की अदालती हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी है और उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया है। फरजाना राजा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो हेड थी और पीपल पार्टी के दौर में जब जो प्रोग्राम शुरू हुआ था तो वो इस प्रोग्राम की हेड थी। तो एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो एक रेफरेंस है जिसमें फरजाना राजा की जानब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त जमा कराई गई है। तो फाजिल जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि फरजाना राजा जो है वो रेफरेंस दायर होने के बाद से अब तक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुई। तो एक साल जो है वो गैर हाजिर रही है और अब आके वो इस्तिस्ना मांगा जा रहा है। जबकि अदालत ने कहा कि उनको उनके इल्म में ये बात है कि फरजाना राजा 10 साल कबल पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल हो चुकी हैं। तो अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद करते हुए फरजाना राजा की वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और उन्हें इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का शुरू करने का हुक्म भी दिया गया है। यहाँ पर एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है और गुफ्तगू कर रहे हैं शहबाज गिल, वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिटिकल तर्जुमान हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं ऑन द फ्रंट में। देखते हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वॉच शहबाज गिल। आज जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत क्लियर, ये आपको पता है कि एक मुआहदा हुआ था जिस पर ये तय हुआ था कि 20 जो अप्रैल है उस तक हुकूमत जो है वो डिस्कशन करने के लिए कौमी असम्बली में एक प्राइवेट बिल लेके आएगी और उस पर डिस्कशन होगी और पूरी पार्लियामेंट एक फैसला करेगी। आज हमने अपना मुआहदा पूरा कर दिया, ना ही किसी को छोड़ा गया संगीन मुकदमात के ऊपर, जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, ना ही जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर कोई जुल्म ज्यादती की, पुलिस वालों को मारा पीटा, सरकारी अमलाक या लोगों की निजी अमलाक को जलाया, तशद्दुद किया। मेरा एक सवाल है आपसे सर। मुकदमात, मैं सिंपल आपको ये बता रहा हूं कि गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में जो वादा किया था अपना बिल लेके जाने का कि उस पर बहस होगी, निकालने का वादा नहीं किया था, बिल पे बहस होगी, वो पार्लियामेंट में चला गया, बहस होगी, पार्लियामेंट जो फैसला करेगी जब करेगी उस पर आपको जवाब देंगे। इस टाइम तो पार्लियामेंट ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। अब फ्यूचर का तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, पार्लियामेंट को पहले फैसला करना। लेकिन आपने ये करारदाद तक बात क्यों पहुंची है शहबाज गिल साहब? परसों तक तो करारदाद का मैं सर आगे चलता हूं प्रोग्राम में। हमने बड़ा क्लियर किया कामरान, हमने बड़ा क्लियर किया कि हम अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप स्टेट को डिक्टेट नहीं कर सकते। लेकिन सर आप 2 दिन पहले तो आप ये वादा पूरा नहीं कर रहे थे, पिछले 3-4 महीने में तो अब चेंज ऑफ हार्ट क्या हुआ उसका जवाब आप नहीं दिया आपने, लेकिन चलो आपकी मर्जी है। उस वक्त मैं आपको फोर्स तो नहीं कर सकता। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था वादा ये पूरा करने में, हमें इसका कोई। तो आपने इससे पहले करार थे, हमने इस दफा इन्हें डिक्टेट उस तरीके से नहीं करने दिया, उससे पहले जलाओ गिराओ एहतजाज से पहले रोका। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत ना रोकती तो ये सब कुछ ना होता, तो फिर अगर ये सब कुछ होता और इसमें 100 से ज्यादा जाने चली जाती तो कौन जिम्मेदार? कहते सवाल चना जवाब गंदम। सवाल ये कि हुकूमत 2 दिन पहले जिस तंजीम को कालदम करार देकर चार्जशीट करती है उसके खिलाफ बाकायदा ऑपरेशन लॉन्च करती है, मीडिया को उसका ब्लैकआउट करने का पाबंद बनाती है, फिर अचानक उससे मुज़ाकरात भी कर लेती है। तो ये मुज़ाकरात कैसे हुए? फिर मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान भी कर देती है, असम्बली में करारदाद भी पेश करा दी जाती है, धरना भी खत्म हो जाता है। तो सवाल ये कि हुकूमत ने अपने प्रिंसिपल स्टैंड, यानी जो हुकूमत कह रही थी कि हम स्टेट क्रेडिट स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, उससे बैकआउट क्यों किया? क्या ये हुकूमत का अपना फैसला है या फिर किसी और ने इसमें इंटरफेयर किया है? तो ये बात तो वैसे सबको मालूम है कि धरने वालों ने उनकी बात सुनी है जिनकी वो सुनते आए हैं, और हुकूमत की तो पिछले कई महीनों से सुन नहीं रहे थे, तो अब क्या सुनते? तो हुकूमत इस मसले को अपने तय हल करने की नाकाम कोशिश करती रही।
अब खास साहब जब से इक़्तिदार में आए हैं तो खास साहब को तो कोई काम करना नहीं पड़ा। ये तासुर मौजूद है कि हुकूमती मामला कोई और चला रहा है, यानी जिन्होंने खास साहब को लाकर ये सोचा कि वो मुल्क को ठीक कर लेंगे, तो मामला भी उन्हीं के हाथ में है। लेकिन कुछ अरसे से ये भी देखने में आया कि ताकतवर हल्कों ने हुकूमती मामलात में मुदाखलत ना करने का एक अज़म जाहिर किया, जिस पर उन्होंने बाकायदा अमल भी किया। तो उसके बाद से खास साहब को स्टेट अफेयर खुद चलाना पड़ रहे हैं, तो दांतों पसीना आ गया है। अब इस सवाल का जवाब देने में किसी को कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए कि टीएलपी के साथ मामला हुकूमत ने तय नहीं किए, बल्कि ये उन्होंने तय कराए हैं जिनकी वो सुनते आए हैं। आगे बढ़ते हैं, मुस्लिम लीग के रहनुमा मफ्ता इस्माइल गुफ्तगू कर रहे हैं आपस की बात में, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। यकीनी तौर पर उनका मौजू है वो मईशत होगा। ये तो ऑब्वियस है कि शौकत तरीन साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं और असद उमर साहब गलत कह रहे हैं। असद उमर साहब तो वो आदमी है ना कि जिन्होंने इमरान खान साहब से मिलकर इस मुल्क में रिसेशन लेके आए थे 2018 के अंदर। तकरीबन अल्लाह ना माफ करे बैंक्रप्सी के नैच पे लेके आए थे, 115 रुपए का डॉलर छोड़ के गए थे, उन्होंने 170 पे कर दिया और आज वापस डॉलर को 152 पे लेकर आए। तो जब आप कह रहे थे ना कि IMF से लेट गए, तो वो उर्दू में भी सही है और अंग्रेजी में भी सही है। रजा बाकर साहब तो आए हैं और हफीज शेख साहब मुल्क के बाहर से आए, मुल्क के बाहर चले गए, वो तो सिर्फ वजारत लेने ही आते हैं। तो उन्होंने तो मतलब कोई मुल्क की रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी को देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी चीजें मान गए जो कि मतलब मैंने भी इकोनॉमिक्स में PhD करी है, ये कौन सी चीजें मान गए आप? मुनीब भाई 5-6% ग्रोथ आपको चाहिए 15 लाख नौकरियां करने के लिए, ताकि रोजगार जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको दे सकें। इमरान खान ने 30 लाख बेरोजगारियां फैला दी हैं, असद उमर ने। अच्छा, असद उमर कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मैं आपको एक आखिरी एग्जाम्पल दूं। जी सर, कोई बैट्समैन जो है ना, वो मंसूर अख्तर है ना, वो 4 मरतबा 0 पे आउट हो जाएगा, फिर भी बोलेगा नहीं यार एक चांस मिले। असद उमर वो बात कर रहे हैं कि कंप्लीट बैंक्रप्सी पे ले गए, मुल्क को तबाह कर दिया। इमरान खान भी कह रहा है कि यार ये तो बहुत गलत मिनिस्टर था, उसके बाद असद उमर बोल रहे हैं नहीं बिल्कुल सही है। तो वो तो बहस बराए बहस है। और शौकत तरीन साहब अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय। लेकिन मसला जो असल है वो प्राइम मिनिस्टर का है। जब तक कि आप प्राइम मिनिस्टर को तब्दील नहीं करेंगे, जब तक उसको बेरोजगार नहीं करेंगे, बाकी पाकिस्तानी रोजगार पे नहीं लगेंगे। आप मिनिस्टरों को चेंज कर दे, लेकिन ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो एक दिन अपनी समरी को साइन करता है कि हिंदुस्तान से ट्रेड कर लें, दूसरे दिन साइन नहीं करता और दोनों चीजों को जस्टिफाई भी कर लेता है। इस आदमी को काम ही नहीं करने आता। ये पहली नौकरी है इसकी क्रिकेट कैप्टन के बाद। इसको क्या काम आता है? इसको क्या मईशत की समझ आती है? जो आदमी ये कहता है कि 30,000 रुपए उधार छोड़ के गया, मुस्लिम लीग नून कर्ज छोड़ के गया और मैंने 35,000 वापस कर दिए। ओ भाई, अगर 30,000 कर्ज छोड़ा था, जबकि छोड़ा 25,000 था, अगर 30,000 छोड़ा था तो 35,000 वापस कैसे कर दिए? और अगर 35,000 वापस कर दिए तो आज 38,000 का कर्ज क्या? देखिए, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर एक हकीकत है और यह है कि मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से नहीं पहुंचा, बल्कि मेरा गुमान ये कि खास साहब के बयानात की वजह से पहुंचा है। वज़ीर आज़म के बयान की बड़ी अहमियत होती है। वज़ीर आज़म के बयान के बाद स्टॉक मार्केट गिर भी सकती है, उठ भी सकती है। और खान साहब ने जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने आते ही मईशत की बदहाली, करप्शन और अपोजिशन के हवाले से इतना शोर मचाया, इतना रोना रोया कि जो थोड़ी बहुत मईशत हमारी चल रही थी वो भी बैठ गई। खान साहब को ये जोम है कि वो मईशत के बारे में बड़ी मालूमात रखते हैं, जबकि खान साहब को मईशत के बारे में कोई इल्म नहीं था। उनकी सारी मालूमात का इन्हिसार असद उमर पर था। अब असद उमर ने जब वजारत संभाली तो वो भी पैदल निकले, पता चला कि उनको भी कुछ आता जाता नहीं है। तो मेरा जो इसमें गुमान है, जिस पर आज अपोजिशन उनकी क्लास ले रही है कि जी वो कर्जों की वापसी के बारे में जो बयान दे रहे हैं, इतना तो हमने कर्जा नहीं लिया जितना वो कह रहे हैं हमने कर्ज उतार दिया है। तो ये इसी वजह से कि खान साहब अपने बयानात में गैर मुख्तात है। तो खान साहब अगर बयानात में मुख्तात रहते और गर्द ना उड़ाते और उस वक्त भी ब्यूरोक्रेसी के पर ना काटते, सरमायाकार ना भागता, तो हालात मुख्तलिफ होते। अब शौकत तरीन के बारे में सबको जो मजबूरी राय है, एक राय होती है मजबूरी, अच्छा बुरा सब कहते हैं, लेकिन जो अमूमी राय है उनके बारे में वो ये कि वो काबिल आदमी हैं। तो उन्होंने एक बात तो बड़ी लॉजिकली कही है कि ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो बेरोजगारी कम होगी। अब ये बात जो है ना हफीज को समझ आई, ना असद उमर को समझ आई, और हमारे तो बेचारे 4-6 दिनों के लिए आए थे। तो कम से कम एक लॉजिकल बात उन्होंने आके की है कि ग्रोथ रेट बढ़ाना चाहिए। अब ग्रोथ रेट बढ़ेगा कैसे? उसके लिए आपको एक अच्छी मुआशी पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसियों की जरूरत है, एक एनवायरनमेंट की जरूरत है, और सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट जो होता है जरूरी वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है। तो हुकूमत तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक करने को तैयार नहीं है। कल इतना बड़ा प्रॉब्लम था
इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आग लगी और पार्लियामेंट के अंदर बात पहुंची और हुकूमत खुद पार्लियामेंट के अंदर लेके गई, लेकिन वजीर आजम पार्लियामेंट से गायब थे। तो जब आपका पॉलिटिकल कंसेंसस ही बिल्ड नहीं होना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ठीक नहीं होना, तो फिर आपकी इकोनॉमी कैसे ठीक हो सकती है। तो असद उमर साहब भी चूंकि कंटेनर पे खड़े होते आए थे, तो उन्होंने भी अपने दौरे हुकूमत में, अपने दौरे वजारत में बयानबाजी पर जोर रखा था। अब शौकत तरीन यकीनी तौर पर एक काबिल इंसान है और बाद लोग तो कहते हैं कि वो हफीज शेख से भी ज्यादा काबिल है, क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, वो यहाँ रहते हैं। उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है, अगर उन्हें काम करने दिया गया तो वो बहुत बेहतर नताइज देंगे। यहाँ पे लेके ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। वज़ीर आज़म आज नौशहरा में थे, पेशावर में थे, बहुत से अहम मनसूबों का उन्होंने इफ्तिताह किया, लेकिन खान साहब अपने अच्छे कामों के दौरान भी अपोजिशन को लताड़ना या उनको बैश करना नहीं भूलते। तो उसके बाद फिर मीडिया के पास भी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि खान साहब के अच्छे कामों की तारीफ की जाए या उन्हें हाईलाइट किया जाए, क्योंकि खान साहब ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके बाद वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। अब पता नहीं उन्हें खुद से शौक है कि वो खबरों में रहे और डिस्कशन में रहे। तो उन्होंने फरमाया कि कानून की गिरफ्त से बचने के लिए पीडीएम जैसे इत्तेहाद बनाए जाते हैं। एक तो हम लगे हुए हैं, जद्दोजहद है, ये बड़ी स्ट्रगल है। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता, वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या अलायंसेस करता है। सिर्फ मकसद ये होता है कि हमें आम लोगों के कानून की तरह ना रखो, हम कोई खास लोग आए हैं, हम चोरी करें, डाका मारे, मनी लॉन्ड्रिंग करें, हमें आप कानून के नीचे नहीं ला सकते। वो ब्लैकमेल करते हैं। अब सियासी जमातें इत्तेहाद बनाती है, बल्कि हुकूमतें भी बनाती है। खुद खान साहब की हुकूमत एक इत्तेहाद के ऊपर खड़ी है, उनके साथ भी वो लोग मौजूद हैं जिनके बारे में खान साहब किसी के बारे में कहा करते थे पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, और किसी के बारे में कहा करते थे कि वो कातिल है और वो रॉक एजेंट है और पता नहीं क्या क्या है। तो जो अलायंस में खान साहब के इत्तेहाद में, वो तो चले, उनको अगर आप कहें जी करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है तो उन पर दूसरे इल्ज़ाम है। तो इत्तेहाद तो सियासी जमातें बनाती है और सियासत के अंदर इत्तेहाद बनाना कोई नई पुरानी बात नहीं है। तो खान साहब के इस बयान के बाद भी कि पीडीएम का इत्तेहाद सिर्फ इसलिए बना कि वो कानून की गिरफ्त से बचना चाहते हैं, ये बयान भी उनके उन बयानों की तरह है जिनको सुनने के बाद लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन जिनके बारे में ये बयान है वो कम अज कम जरूर उन्हें अहमियत देते हैं। मरियम औरंगजेब ने इसका जवाब दिया तो वो जवाब ही काफी है। तो हुकूमत ने पेट्रोलियम बहरान पर कायम इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ये रिपोर्ट वफाकी कैबिनेट की मंजूरी के बाद जारी की गई है। जून 2020 में पेट्रोल बहरान का जायजा लेने और उसके जिम्मेदारों का तयन करने के लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया गया था। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पेट्रोल बहरान को मसनूई करार दिया और कमीशन ने कहा कि ओगरा पेट्रोलियम डिवीजन और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इसकी जिम्मेदार हैं। पेट्रोल बहरान को अफसुर्दा कहानी करार देते हुए कहा गया है कि जहीरा अंदोजी से मुल्क में पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आलमी सतह पर कीमतों में कमी के मौके को बहरान में बदल दिया गया, क्योंकि आलमी सतह पर कीमतें कम होने पर दरामद बंद कर दी गई थी। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मजीद कहा कि हर गैर कानूनी काम को मामूल के काम के तौर पर लिया गया, जैसा कि गुज़श्ता दिहाई में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम किए गए, लेकिन ओगरा गैर कानूनी पेट्रोल पंप को रोकने में नाकाम रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि पेट्रोलियम डिवीजन में डीजी ऑयल की तैनाती गैर कानूनी तौर पर की गई थी। कमीशन ने ओगरा में चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती पर भी सवाल उठाए और ये कहा कि ओगरा अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल रहा। इंक्वायरी कमीशन ने सिफारिशात पेश की कि ओगरा को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए तहलील कर दिया जाए। सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन, डीजी ऑयल पेट्रोलियम डिवीजन और पेट्रोलियम डिवीजन के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट में कंपनियों से 20 रोज तक तेल जहीरा न कराना ओगरा की नाकामी करार दिया गया। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों का तयन 15 की बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए, यानी 15 रोज की बजाय माहाना बुनियाद पर किया जाए। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि पेट्रोलियम डिवीजन में मॉनिटरिंग सेल कायम किया जाए और मॉनिटरिंग सेल कंपनियों से रोजाना और माहाना की बुनियाद पर जहीरा से मुतल्लिक डेटा हासिल करे।
इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में डीजी आयल को गैर कानूनी तौर पर कोटा मुख्तसर करने में मुलव्वस करार दिया गया और कहा कि इमरान अबड़ू और उनका स्टाफ अफसरान बाला के हुक्म पर अमल दरामद करते रहे, जबकि आयल मार्केटिंग कंपनियां ज़हीरानंदोज़ी में मुलव्वस रही। अब इस पूरी रिपोर्ट में नाम नहीं है जनाब नदीम बाबर साहब का। नदीम बाबर को इसी वजह से हटा दिया गया था कि उनका इसमें नाम आ रहा था और क्या कहते कि वो इस बहरान के भी जिम्मेदार हैं। उनकी अपनी भी आयल मार्केटिंग कंपनी है और उन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा कमाया। तो जो जुबान ज़द आम है उसके मुताबिक तो कई सौ अरब रुपये नदीम बाबर ने कमाए, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। लेकिन जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई जो हुकूमत ने जारी की है उसके मुताबिक तो नदीम बाबर जो है वो बिल्कुल पाक साफ है, उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं, ना उनका इसमें नाम है। तो ये भी इम्कान है कि अगले चंद रोज़ बाद फिर उनको नौला धुला कर दोबारा ये वजारत सौंप दी जाए। नदीम बाबर को हुकूमत ने इस ओहदे से खास सामने हटा दिया था, लेकिन उनको आज इस रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी गई है। और आखिर में बात करते हैं साबिक चेयरमैन पैमरा और मरूफ सहाफ़ी अबसार आलम जिन पर कल कातलाना हमला किया गया, उनके पेट में गोली लगी और कल रात उनका ऑपरेशन हुआ और अब वो बखैरियत हैं। उनकी सेहतयाबी के लिए पूरी कौम ने दुआएं मांगी और तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने हुकूमत से इस बात का मुतालबा किया कि वो उसकी इंक्वायरी कराए कि आखिर उन्हें किस कुव्वत ने निशाना बनाया और किसी से उनकी क्या दुश्मनी थी। अबसार आलम को के ऊपर हमले की तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने मजम्मत की और मैं भी करता हूँ और दुआ गो है उनके लिए, और आपसे भी ये इल्तमास है कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको जल्द सेहतयाब करे। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों तबसरों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।